हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज तक के लिए और हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि आज तक को अपनी एमबीए की डिग्री रिसीव हुई है। लॉकडाउन के कारण इसकी कॉन्वोकेशन डिले पे डिले होती जा रही थी, लेकिन आज बाय कोरियर जब एक सरप्राइज डिग्री आई तो हम लोग बहुत खुश हो गए। उस खुशी को देखते देखते हम लोगों को सारी मेमोरीज रिकॉल हुई आज तक के एमबीए की जर्नी की। जैसे कि फिर हमें याद आया, आइडिया आया, जैसे कि हमने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में वीडियो बनाई थी, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन किए हैं। तो क्यों ना एमबीए के बारे में भी हम एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक वीडियो शूट करें, जिससे कि बहुत लोगों को हेल्पफुल रहे। यस सो लेट्स स्टार्ट। यस लेट्स गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द कि ये जो एडमिशन्स के लिए कोचिंग्स ली जाती है, एमबीए के एडमिशन के लिए कोचिंग, वो आपने कब और कहाँ से ली? तो मैंने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि मुझे एमबीए करना है। तो उसके लिए फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट करी ढूंढने की मैं किससे करूं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, करियर लॉन्चर, देन टाइम, तथागत, तो काफ़ी सारे थे। तो फिर मैंने काफ़ी सीनियर से पूछा तो मुझे सबसे सही लोकेशन वाइज और सबसे अच्छा फैकल्टी वाइज टाइम लगा, तो मैंने झंडे वाला उनका जो सेंटर है वहाँ से कोचिंग ली थी। ओके। सो टाइम्स के बारे में आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगी? कैसी कोचिंग्स थी? तो टाइम अच्छी कोचिंग थी, मतलब वो लोग पूरा पेपर पैटर्न अच्छे से बताते थे, जो भी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे स्पेसिफिकली उन पे फोकस करते थे, और डाउट सेशंस, इंटरव्यू सेशन, जीडीज, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस रहती थी पूरे टाइम में। जैसे आपने तो एडमिशन के लिए कोचिंग्स ली, क्या कोचिंग्स लेना ज़रूरी होता है? नहीं, मतलब 100% कोई ऐसा नहीं है कि सब कोचिंग ले ही लें, बट मैंने ली थी बिकॉज पेपर पैटर्न पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो पता चल जाते हैं, एक पूरा रूटीन बन जाता है कि अच्छा हमें कोचिंग जाना ही जाना है। एंड फिर कुछ चीज़ें ऐसी न्यू न्यू पता चलती जाती है, अगर हम कोचिंग नहीं जाते या फिर नहीं लेते तो फिर हमें वो चीज़ नहीं पता चलती, और कहीं ना कहीं जो एम कैट्स होते हैं या फिर जो अलग सीरीज़ होती है उनकी टेस्ट सीरीज़, हम उनमें एनरोल नहीं कर पाते, या फिर दिक्कत रहती है थोड़ी खुद से प्रिपेयर करने में। हाँ, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट प्लस Yes. किस टाइम कौन सा फॉर्म आ रहा है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एंड तो थोड़े ट्रिक्स भी ट्रिक्स होती हैं मिल जाती उसमें, तो हैं। हाँ, तो ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कोचिंग। तो अब जैसे कोचिंग एक फेज खत्म हो गया, तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस के लिए? तो एमबीए में काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, ये अराउंड अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं, अब तो नहीं पता इस बार कैसे होंगे, अदरवाइज हर साल अक्टूबर सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यूजुअली एनमैट से स्टार्टिंग होती है, देन कैट, जैड, स्नैप, माई कैट और एक्सजीएमटी, काफ़ी सारे आते हैं एग्ज़ाम्स। तो मैंने बहुत सारे दिए थे, और स्कोर भी अच्छा आया था। फाइनली तो तुम्हारा जो एडमिशन है वो फाइनली किस कॉलेज में हुआ? तो मेरा फाइनल जो एडमिशन था वो मेरा बिमटेक में हुआ था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। कि वो कैट मैट जैट किसके तो थ्रू? मेरे कैट और जैड स्कोर एक ही सा था, तो कैट के थ्रू मेरा वो हुआ था एडमिशन। एडमिशन। तो आप उस कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? तो मैंने मेरे वाइल सेलेक्टिंग कॉलेज मेरे काफ़ी सारे पैरामीटर्स थे। तो फर्स्ट तो सबका प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट था, बट सेकंड मेरा मेजर क्राइटेरिया लोकेशन था, बिकॉज मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी, थोड़ा उसी रीजन में रहना चाहती थी, जिससे कि घर आना, और अगर जैसे पापा मुझे लेने और लाने उन्हीं का काम था, तो वो भी इजी रहे, बिकॉज अगर दूर, क्योंकि और कॉलेजेस में भी एडमिशन हो रहा था, अच्छे थे वो इससे, बट ये दिक्कत थी कि आना जाना कैसे होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये सेलेक्ट किया, और बिमटेक जब मैंने ज्वाइन किया तो स्पेशली जो चीज़ें मुझे पसंद आई वो था वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स लाइक जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं वो मेरे को कभी भी थ्री ईयर्स जैसे मैं ग्रेजुएशन में रही थी बाहर, वो मुझे कहीं नहीं मिली थी। खाना उनका इतना टेस्टी था, पूरा लैंड सिस्टम था, तुम्हें अगर कोई भी वाईफाई की कुछ भी दिक्कत हो तो दे विल सॉल्व एवरीथिंग। वहीं पे हॉस्पिटल था, एवरीथिंग इज़ इन दी रीजन ओनली। तो अपार्ट फ्रॉम हम लोग देख लेते हैं फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसे है, बट ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं जब तुम पूरे 24 आवर्स एक ही जगह स्पेंड कर रहे हो तो। एग्जैक्टली। और लोकेशन भी इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर था हम लोगों के लिए, कि जैसे क्योंकि इतनी एंगेज्ड पूरी जर्नी होती है कि आपको स्पेशली कि 5 डेज 10 डेज का टाइम निकाल कर आप घर नहीं आ सकते, तो छोटा सा भी ब्रेक मिला है तो आप अपने घर पर तुरंत से आ सकते हैं और फिर जल्दी से कम्यूटेशन एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर हम नेक्स्ट बारे में बात करें तो अब जैसे एमबीए में डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं, मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, तो आपने मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली जब स्टार्टिंग थी तो मैं सबसे ज़्यादा और ज़्यादातर लोग ना दो स्पेशलाइजेशंस में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं मार्केटिंग और फिनेंस में थी, बिकॉज फिनेंस में मेरा अच्छा था, मतलब स्ट्रॉन्ग साइड थी। बट मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, एज एन मुझे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे लगते थे। इवन मुझे मार्केटिंग के लेक्चर्स में मैं आगे सीट पे जाके शिफ्ट हो जाती थी कि मुझे बहुत ध्यान से सुनने का मन करता था। ये चीज़ फिनेंस में नहीं थी, तो फिर मैंने इसलिए ही मार्केटिंग ऑप्ट किया कि मुझे इसी में करियर बिल्ड करना है। बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। यस। लेकिन उन लोगों को अगर आप कुछ शेयर करना चाहो, क्योंकि एक मार्केटिंग तो अलग लाइन हो गई, बट और भी सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो उन लोगों और जो करने वाले हैं एमबीए, उन लोगों को हेल्प हो कि हम और कौन कौन से फील्ड होते हैं, तो उनको क्या, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताओ। तो एक्चुअली ये ना जूनियर्स भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जूनियर्स भी आके पूछते थे कि कैसे डिसाइड करना है कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन लें। तो इसका सबसे ज़्यादा सही पॉइंट ये रहता है कि तुम किस क्लास में अच्छे से सुन रहे हो। अगर तुम मार्केटिंग में अच्छे से सुन रहे हो, दैट मीन्स यू हैव इंटरेस्ट इन मार्केटिंग। एचआर में सुन रहे हो तो एचआर में। अगर तुम आगे जाके बैठ रहे हो किसी लेक्चर में, दैट मीन्स तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है, तो वही चीज़ ऑप्ट कीजिए, बाकी कुछ मत ऑप्ट। मतलब जिसमें नींद ना आए, हाँ। बेसिकली आप वही ऑप्ट करिए, इससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट उसी में ही है। तो एमबीए में अगर हम बात करें तो एमबीए जो है उसका स्कोप कितना है, किस किस फील्ड में? तो एमबीए बहुत पुराना कोर्स है और तब से लेके अभी तक, मतलब इट्स लाइक दे टोटली मेक यू मास्टर्स सीरियसली। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में वो चीज़ें नहीं होती जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो करियर एनहांसमेंट हमें एमबीए में जो स्किल्स होती हैं उनसे मिलता है, वो सिर्फ एमबीए ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वजह से स्कोप जो है वो और वाइडन होता चला जाता है। तो इसलिए अगर स्कोप इंक्रीज करना है, करियर स्कोप, तो आई थिंक एमबीए इज द बेस्ट कोर्स टू ऑप्ट फॉर। एंड वन मोर थिंग, एमबीए इज लाइक एवरी कंपनी, अगर हम बात करें, बैंक की बात करें, तो हर जगह एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए और ज़्यादा इस एमबीए को और एनहांस कर दिया जाता है, एनहांसमेंट मिलती है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो वो ये है कि लोग इंजीनियरिंग के बाद भी एमबीए प्रेफर करते हैं, या और कोई कोर्स कर लेते हैं उसके बाद भी एमबीए प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे तुमने इंजीनियरिंग कर ली तो स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो जाता है कि तुम थोड़ा इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में जाओगे। बट जैसे तुम एमबीए कर लेते हो, देन तुम्हारे लिए सारी मैनेजरियल पोजीशंस जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो उसको ओपन करने के लिए और एक एज लेने के लिए अपनी कंपनी में जो तुम अभी हो, तो उसके लिए एमबीए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, मतलब अपना जो एक लेवल आता है कि जहाँ पर हम रुक जाते हैं, हाँ। उसको अगर एक स्टेप अहेड रहना है आपको, तो एक एमबीए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। Yes. अगर हम बात करें तो एमबीए की जर्नी में कुछ ऐसा स्पेशल सीखने को मिला हो? एमबीए पूरी जर्नी ही सीखने की होती है। वहाँ पे पूरे 24/7 तुम लोग एंगेज रहते हो, और ऐसा नहीं होता कि मतलब एक भी मोमेंट है जहाँ तुम खाली हो, रेस्ट कर रहे हो। तो पूरी जर्नी सीखने की है। तो मैंने स्पेशली सीखा है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज सुबह 9 AM से यू हैव क्लासेस टिल 10 PM एट नाइट, तो और तुम्हें उसके बाद कभी पढ़ना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करो, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम कब नहीं करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। और जब तुम जॉब पे जाते हो, यही चीज़ मेन रह जाती है कि तुम अगर 8 to 5 काम कर रहे हो, तो उसके बाद फिर कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करो प्रॉपरली। तो ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये चीज़ एमबीए सिखाती है। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करेंगे तो वो ये है कि जैसे डिफरेंट सेमेस्टर्स थे, तो आपने एक रैंक मैनेज करी कि मतलब कि रैंक, मतलब स्टार्टिंग रैंक्स में आप हमेशा रहे, और आपने मोस्टली हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप गेन करी। तो उसके बारे में कि लोगों को क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे कि वो भी टॉप रैंकर्स रह सकते हैं? तो एमबीए कोर्स में ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट रट लिया एंड यू विल नो राइट इट डाउन और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमबीए में। तो इफ़ यू आर राइटिंग आंसर्स ऑफ एमबीए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कंपनीज़ के बारे में लिखो, पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, जीके नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनीज़ क्या कर रही हैं, क्या आजकल चल रहा है मार्केट में। तो एमबीए में मतलब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और इसी से तुम
स्कोर्स बेटर होते इसी हैं। से मतलब जो एक गैप है नॉर्मल स्टूडेंट और रैंक होल्डर के बीच में, वो एक बन जाता है। यस, दिस इज द सीक्रेट। तो गाइस, अगर ऐसा करना है तो प्लीज जो आस्था ने टिप दी है उसको फॉलो करिए, जिससे कि आप भी टॉप रैंकर्स में बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जैसे कॉलेज था वो एक पूरा मतलब ये 24/7 आपको वहीं पर रहना है, तो अब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ और आपने किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? तो कॉलेज के साथ साथ स्टार्टिंग में जैसे ही मुझे कोई पता चलता था कंपटीशन है, आई वुड बी द फर्स्ट वन, जो मुझे लगता था कि एनरोल करते हैं, एनरोल करती थी मैं। और मतलब आई वुड बी वेरी एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स। तो बाहर मतलब इंटर MBA कॉलेजेस जो होते हैं, इंटर कॉलेजेस भी होते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स, तो मैं उनमें बहुत पार्ट लेती थी, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी। ऊपर से इंटर्नशिप, लाइफ प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, द फाइनल प्लेसमेंट इंटरव्यू, यू हैव नथिंग एल्स टू स्पीक अदर देन लाइफ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और जो तुमने उसके साथ एक्सपीरियंस गेन किया है। उसके साथ साथ मैं कॉन्ड्यूट में भी थी, तो मीडिया कॉन्ड्यूट में थी, एंड देयर आई वॉज नो आई हैव टू डू मैनी एक्टिविटीज़ जो उस क्लब कॉन्ड्यूट की होती थी, तो मैं वो भी करती थी साथ के साथ। आज जो चीज़ आस्था बोल रही है वो पूरे 2 इयर्स के लिए अपने क्लास की CR भी, हाँ, CR भी थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी थी। तो इनिशियल डेज में ही बहुत सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मैंने इनिशियल डेज में काफ़ी ज़्यादा अपना अपनी पहचान बना ली थी, पोजीशन बना ली थी अपनी क्लास में। तो मतलब तो आपको कैसा लगता था? मतलब थोड़ा सा लाइमलाइट में रहना एक अच्छा होता है ना, तो वो यही चीज़ है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आप लाइमलाइट में रह सकते हो। लास्ट में अगर हम बात करें कि जो लोग MBA कर रहे हैं या करना चाहते हैं इन फ्यूचर, मतलब अभी थोड़ा सा होता है ना कि 12th के बाद थोड़े डाइसी भी रहते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए मेन सजेशन, टिप, एक्सपीरियंस के थ्रू क्या रहेगा? तो अगर आप MBA करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बिफोर, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो जस्ट सेलेक्ट अ वेरी गुड कोचिंग, क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोचिंग के साथ साथ जो अदर कोचिंग्स में चल रहा है वो चीज़ भी पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ रह जाती है कि हम सिर्फ अपने कोचिंग का कर लेते हैं, बट डिफरेंट बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो उसको करना भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी कोचिंग ख़त्म हो गई है तो दिस इज़ द टाइम कि, और अगर आपके कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं तो दिस इज़ द टाइम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो अपने जो नॉलेज है गेन करिए, उसको फ्रेश रखिए। और जो जनरल है, मतलब जो जनरल मैंने जैसे बताया मार्केट में जो चीज़ चल रही है, तो उसको देखते रहिए, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। आप जितना अवेयर रहेंगे वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। वेरी नाइस। लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें तो उसमें जैसे हमने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब स्कूल वाली वीडियो थी, तो जब फाइनल आस्था का प्लेसमेंट हुआ तो आस्था इज नाउ प्लेस्ड इन गार्टनर। एंड गाइस, हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी किसी कोर्सेज के बारे में, बिकॉज वी बोथ बिलोंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आप, मेरा जो फोटे है वो CS लॉ BCom का रहा है और आस्था का BCom MBA का रहा है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, तो जिससे कि हमें पता चले और हम उसको बेस्ट सोल्यूशन उसको दे पाएँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। बाय बाय।